Dear students, I am Muhammad Zaid and today we are going to discuss the next topic, and the topic of today is calculating electric field from electric potential. So let's say we are given the electric potential of some surfaces and we are having different equipotential surfaces और वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपने उन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जनरेट करनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज मौजूद हैं। एज्यूम करें मेरे पास पहला सरफेस ये होता, दूसरा सरफेस यहाँ पे ये होता, तीसरा सरफेस मेरे पास ये होता, चौथा सरफेस ये, और ये सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होते हैं जिसमें हर एक की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकती है और वेरी कर सकती है। सो फ़र्ज़ किया मेरा पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस नंबर 1 है, V1 में नाम दे देता हूँ। कोई दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, इसका नाम V2 रख लेते हैं। तीसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वो V3 हो, चौथा V4 हो, पांचवा V5 अप टू सो ऑन हो। अब यहाँ पे आपके पास इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस तो मौजूद हैं और इन सर्फेसेस के हिसाब से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। आल दो वैसे तो कॉमनली हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपकी इक्विपोटेंशियल लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहीं इस डायरेक्शन में होता। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता और यहाँ पे मैं एक स्मॉल एस एलिमेंट ले रहा हूँ जो कि लेट्स से इन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के परपेंडिकुलर हो, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सरफेस सॉरी लाइन एस है, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मैं नाम दे देता हूँ थीटा का। और कोई से दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो हैं उनके दरमियान जो गैप है, क्योंकि ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है सो इसको मैं नाम दे देता हूँ डी एस का। तो इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एग्जिस्ट करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फिर उसके बाद एक लाइन एस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास थीटा है। और हम ये कहते हैं कि अगर हम लेट से सरफेस 2 से सरफेस 3 तक एक चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये हो सकता है अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ जाते वक्त आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा। और अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता, आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे होते, तो ये एनर्जी गेन करता। तो अब हम लिखना चाहते हैं, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वर्क कैलकुलेट करने का जो मैकेनिज़्म होगा, क्योंकि मैंने सोर्स चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव रखा हुआ है, तो मेरा जो वर्क डन होगा मैं वर्क को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डी वी, लाइक डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट डी वी। और ये फार्मूला आप लेते होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूला से। आपने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसका मतलब है जो वर्क डन होगा वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और फर्ज किया मैं से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, डेल्टा डब्ल्यू यूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद ये तो वर्क डन के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यूज़ किया। इसके अलावा एक सेकंड टेक्निक भी हो सकती है वर्क फाइंड करने के लिए, और वो वर्क आपने फाइंड किया था सिंपल आपका जो मैकेनिक्स में आप वर्क यूज़ करते हैं एफ डॉट एस के मेथड से। जब हम एफ डॉट एस का मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ आपकी जो फोर्स एक्ट करेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो फोर्स की जगह आप इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्यू नॉट इंटू ई भी पुट कर सकते हैं। और एक और बात है, यहाँ पे वर्क डन मेरे पास नेगेटिव था, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास कुछ इस फॉर्म में बनेगा। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की जगह मैंने लिख दिया क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, तो उसका मतलब है फोर्स जो होगी वो टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। डॉट एस की जगह स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं, सो इट मस्ट बी डी एस, और दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ कॉस थीटा। तो जब मैं इसको ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ और सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू बनेगी क्यू नॉट इंटू डी एस मैंने अलहदा लिख दिया, और ई कॉस थीटा मैंने अलहदा लिख दिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का।
अब अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया हुआ है। एक वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो एज अ होल सेम आएगा। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर किया, जो रिजल्ट आएगा वो हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्यू नॉट डी एस इंटू ई कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे थे, सो इसका मतलब है ई कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ से आपका क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट से कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये आपका टेस्ट चार्ज था। सो माइनस डी वी इक्वल्स टू डी एस इंटू ई कॉज ऑफ थीटा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी एस। तो जब हमने डी एस से डिवाइड कर दिया इट कैंसल्स आउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट आएगा वो ई कॉस थीटा मेरे पास बनेगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी एस। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं मेरे पास। एक वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू एस है, एक वो है जो परपेंडिकुलर टू एस है। और अब हमें पता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेडियली आउटवर्ड है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो इको पोटेंशियल लाइंस होती हैं ये सरफेसेस होते हैं हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्टिव कंपोनेंट होता है वो आपके पास ई कॉज ऑफ थीटा ही होता है। तो ये ई कॉज थीटा जो है ये हम कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एस एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी एस। तो यहाँ से इस रिजल्ट से हम ये कंक्लूड करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डी एस। अब नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, लेट्स से मेरे पास एक इक्व पोटेंशियल सरफेस ये था, एक पोटेंशियल ये था। मेरे पास इस सरफेस 2 से सरफेस 3 तक जाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते थे। एक में स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर जा सकता था, दूसरा में यहाँ पे जा सकता था, थर्ड में इधर जा सकता था, फोर्थ में मैं इधर जा सकता था, फिफ्थ में मैं कहीं इधर जा सकता था। तो इसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन आपका जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आएगा वो हमेशा उस वक्त आएगा जब आप शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेंगे डी एस, और वो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इक्व पोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव ग्रेडियंट यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रेडियंट आपको मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल आर देता है, जो कि इस केस में मेरे पास स्पेस वेरिएबल एस बन गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जनरेट हो जाता है जो कि हम जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। अब फ़र्ज़ किया मेरे पास जो आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं ये थोड़े से सिंप्लीफाइड होते हैं और आपकी इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हैं वो लॉन्ग एक्स एक्सिस आर लॉन्ग वाई एक्सिस आर लॉन्ग जेड एक्सिस होती। तो उस केस में हम क्या करते, सबसे पहला केस हम ये लिखना चाह रहे हैं, एज्यूम करें ये लाइन मेरे पास एक्स एक्सिस होती और मेरे सारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होते। तो उस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करता, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा इफेक्टिवली वो माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स हो जाता। और इसी तरह से अगर हमें कहा जाता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट फाइंड करना है, y कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज माइनस डी वी डिवाइडेड बाय डी वाई। और अगर z कंपोनेंट फाइंड करना हो तो वो फिर e along z मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी वी डिवाइडेड बाई डी जेड। तो ये आपके तीन अलॉन्ग एक्स वाई और जेड एक्सिस लिखा जा सकता है। और फर्स्ट किया आपकी लाइन स्पेसिफाइड ना हो इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो वहाँ पे आप सिंपली डी एस यूज़ कर सकते हैं। सो वहाँ पे अगेन आप
इलेक्ट्रिक फील्ड को जो जनरलाइज फॉर्म होगी उसमें आप लिख सकते हैं -dV डिवाइडेड बाय ds। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट जनरेट हो जाता है। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन। तो जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, आप सिंपली दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के दरमियान पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो आएगी उसको आप स्मॉल लेंथ एलिमेंट ds से डिवाइड कर दें, इसका नेगेटिव वैल्यू ले लें, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इसके साथ फर्दर एक छोटी सी और हेडिंग है जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑफ चार्जेस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो द हेडिंग विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सो हमारे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मौजूद है और उसके मुताबिक हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एज्यूम करें ये मेरे पास पहले से मौजूद एक चार्ज पार्टिकल है जिसे मैं Q1 का नाम दे देता हूँ, ये Q1 पॉजिटिव है। एक और कोई चार्ज पार्टिकल इधर मौजूद है जिसको मैं Q2 का नाम दे देता हूँ, और Q1 और Q2 के सेंटर्स के दरमियान जो गैप है उसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब अगर लेट्स से जो चार्ज पार्टिकल Q2 है वहाँ पे चार्ज पार्टिकल नंबर 1 की वजह से जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q2 ड्यू टू द Q1 को लिखना चाहें तो वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिख सकते होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्योंकि ड्यू टू द Q1 है सो ये Q1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय R। तो एक रिजल्ट मेरे पास ये आ जाता है। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। और वर्क अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वर्क जो होता है वो क्यू नॉट वी के बराबर होता है। क्यू नॉट का मतलब ये था आपके पास इन दिस केस ये आपका टेस्ट चार्ज या Q2 होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क है दैट इज़ इक्वल टू क्यू नॉट की जगह मैं लिख दूंगा Q2, और v की जगह यही वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 में मेंशन है, और ये वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय R। और फर्दर अगर हम इसको लिखना चाहें तो जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय U 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है इसको बाय लिख लिया, और अरेंज करके Q1 को मैं पहले लिखता हूँ Q2 को बाद में डिवाइडेड बाय R। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला से कैलकुलेट की। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप इस रिज़ल्ट को देखें तो ये तो बड़ा आपका कॉमन रिज़ल्ट है और ये आलमोस्ट कूलम्स लॉ की वैल्यू के साथ मिलता जुलता है। तो इट मेक सेंस क्योंकि अगर आप कूलम्स लॉ में चले जाएं वहाँ पे आपने कहा था आपकी जो फोर्स होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में सिर्फ R मौजूद है। तो उसकी वजह ये थी कि अगर आप इसको सिंपली कैलकुलेट करना चाहें आपका वर्क जो होता है वो F.S होता है। मैं लेट से इतने उसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। सो अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और लेट से जब आप डिस्टेंस R मूव करते हैं S की जगह मैं R पुट करूँ तो ये एक R से कट जाएगा, तो ये आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R बन जाता है। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ कि आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप कैलकुलेट करना चाहें तो तब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं,
और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हट के आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू द वर्क मैकेनिज्म और ड्यू टू द फोर्स फार्मूला विच इज़ यूज इन कूलम्स लॉ, तो आप उसके मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. So that's it for today and that is the end of this chapter related to electric potentials. इंशाल्लाह इसके बाद जो ईद के बाद आपका नेक्स्ट वीक होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि कैपेसिटर्स से रिलेटेड है. यहाँ तक आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हो, कन्फ्यूजन्स हो, कोई फीडबैक हो या कोई सजेशंस हो तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप शेयर कर सकते हैं. दैट्स इट. लव ब्लेस यू.